प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के प्रथम पाठ गद्य भाग का पहला पाठ दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। वे उर्दू भाषा में भी लिखते थे और उर्दू में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। बचपन अभाव और संघर्षों में बीता। बीए तक शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा विभाग में नौकरी भी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूर्ण रूप समर्पित हो गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि और गोदान हैं और हंस, जागरण और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अलावा निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी इन्होंने बहुत किया। ये साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, अर्थात समाज में परिवर्तन किस प्रकार से लाया जाए तो साहित्य के माध्यम से रचनाओं में समाज की मुख्य समस्याओं को उठाया जाए। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि में के बारे में विस्तार से लिखा है। इनका साहित्य संसार बहुत व्यापक है और केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को के प्रति भी आत्मीयता इनकी रचनाओं में मिलती है। और बड़ी बात यह कि सरल और सीधी भाषा में संक्षेप में अपनी बात कहना, ये इनके लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। इनके लेखन की भाषा एकदम सरल, सजीव और मुहावरेदार है और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट, महान कथाकार भी कहा जाता है। प्रस्तुत जो रचना है दो बैलों की कथा, यह गद्य भाग की कहानी विधा में लिखा गया है। गद्य भाग की कहानी विधा में लिखा गया है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसानों और पशुओं के बीच भावात्मक संबंध का वर्णन किया है और बताया है कि स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार से परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है कि किस प्रकार भारतीय जनमानस ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और देश को आज़ादी दिलाई, यानी कड़ा संघर्ष किया। इस कहानी में भी किस प्रकार से दो बैल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आज़ाद होने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा द्वारा रचित, जिसमें किसी न किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा हमें मिलती है, तो वह बात भी प्रेमचंद की कहानियों पर लागू होती है। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परला दर्जा यानी सबसे निम्नतम दर्जे का यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं तो उसे हम गधा कहेंगे। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अर्थात गधे जैसे जानवर इतने सहिष्णु हैं, इतने सीधे हैं, क्यों है इसके बारे में नहीं बता सकते। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया न दिखी है न दिखाई देती है।
वैशाख में चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। अर्थात जिस प्रकार से ऋषि मुनि अपने स्वभाव से सीधे साधे सरल होते हैं, वे सारे के सारे गुण उस गधे के अंदर पाए जाते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी देखा नहीं गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात सीधा साधा सरल व्यक्तित्व संसार में उपयुक्त नहीं माना गया है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम भी खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार से जापान के 2 नगरों नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसाए गए, परंतु ऐसी मुश्किल और संकट की घड़ी में भी आज वह विश्व के सामने डटकर खड़ा है। तो ये उसकी साहस शक्ति का ही परिणाम है।